मतलब का है। सबसे बड़ी बात ऐसा प्रोडक्ट है जो कंज्यूमेबल हो। कह सकते हैं ना जो यूज़ करने वाला प्रोडक्ट हो वो प्रोडक्ट है। ऐसा कुछ नहीं है कि भई आपको एक किट दे दी जाएगी कि आपको तो कपड़े ही लेने हैं, आपको तो बर्तन ही लेने हैं, आपको तो कॉस्मेटिक ही लेने हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है एक आम आदमी 2000 का घर का राशन लेके शुरुआत कर सकता है, लेकिन बहुत जगह ऐसा देखा जाता है कि भई आपको तो 10,000 का कॉस्मेटिक ही लेना है। और जो व्यक्ति कमा ही 10,000 रहा है तो वो अपनी सारी चीज़ों को देखते हुए किसी भी कंपनी में जुड़ेगा। और सबसे अच्छी बात है रिपीटेबल है। हमारे जो प्रोडक्ट हैं, वो ऐसे नहीं है कि जी आपको एक ही बार लेना है। हमारा जो कंपनी का जितना भी चीज़ है, वो हर दिन की ज़रूरत है। और आने वाले समय में सारी चीज़ें डिजिटल हो जाएँगी, लेकिन जब तक धरती पे जन्म होता रहेगा, जब तक नहाना, खाना और कपड़े पहनना वो बंद नहीं होगा। तो ऐसी चीज़ें हैं कि जब तक जीवन है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। लोग जब चले जाते हैं, उनके बाद भी खर्चा होता है। 13वीं में, बरसी में और हर साल श्राद्ध भी मनाते हैं, तो ये जो खाने-पीने का खर्चा है, ये मरने के बाद भी रहता है। तो ऐसी ही हमारी जो कंपनी का चुनाव है, हमने कह सकते हैं हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें आरसीएम जैसी कंपनी मिली। और सही अपलाइन का चुनाव आप खुद करें, ये आपके ऊपर निर्भर है। आपके अंदर बहुत सारी कॉमन सेंस दी हुई है, क्योंकि यहाँ हर व्यक्ति अपना दिमाग रखता है, तो आपको खुद ये चेक करना है कि मेरे किससे विचार मिलते हैं, किसके साथ मैं कंफर्ट होके काम कर सकता हूँ। तो आरसीएम में अगर मैं बात करूँ, तो ये जो बिज़नेस है ना, रात विष्णु भाई मैं एक सीडी सुन रही थी। अभी मैंने एक रूटीन बनाया है, संकल्प लिया है को जो काफ़ी समय से छूट गया था, कि आदरणीय हमारे सतीश पंडित जी हुए और कह सकते हैं वो एक ऐसी शख्सियत हुए, जो मरने के बाद भी ज़िंदा हैं। तो कह सकते हैं इस अभियान में वो पावर है जो मरने के बाद भी आपको लोगों के दिलों में ज़िंदा रख सकता है। क्योंकि शुरुआत में जब आरसीएम में मैं आई थी, तो मैं सतीश पंडित जी को बहुत सुनती थी, लेकिन काफ़ी समय से वो कह सकते हैं ना रूटीन में नहीं होता कि भई हम बहुत सारी सीडी मोटिवेशन और एजुकेशन की वो सुनते रहते हैं। लेकिन सतीश पंडित जी की जितनी भी सीडी हैं, जितनी भी, तो रात मैंने योर 10% सुना और मुझे सच में ही ये लगा कि मुझे सतीश पंडित जी को डेली सुनना है। तो 3 दिन से मैंने एक संकल्प बनाया हुआ है कि मैं सतीश पंडित जी की एक सीडी डेली सुनूँगी। कोई भी व्यक्ति अगर सतीश पंडित जी की किसी भी सीडी को सुनता है, तो मैं कहती हूँ उसे पूरा आरसीएम समझ में आ जाएगा। चैट भी सुरेंद्र वत्स हमारे आदरणीय वत्स साहब का चैनल है। किसी भी आप नए व्यक्ति का या किसी एजुकेटेड पर्सन का स्टार्टअप कराना चाहते हैं, आप उसको उससे जोड़ सकते हैं। तो क्योंकि हमें यहाँ सिस्टम से जुड़ के काम करना है। ये सिस्टम का भी चुनाव है। सिस्टम में आते हैं बुक, सीडी, मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार और अपलाइन। कहते हैं अपलाइन का नंबर लास्ट में है। सबसे पहले बुक और सीडी को ही रखा गया है, क्योंकि बुक और सीडी से आप सवाल नहीं कर सकते। हो सकता है अपलाइन से आप पूछ ले। रात मुझे बहुत अच्छा लगा था कि बोला था कि किसी काम को करना आसान है या फिर करने की कोशिश करना आसान है। तो सतीश सतीश पंडित जी ने बताया था कि किसी भी काम को हम अगर करने की ठान ले तो वो करना बहुत आसान है, लेकिन हम बोले कोशिश करेंगे तो वो काम कभी नहीं होगा। विष्णु भाई हाथ से पेन गिर जाए आपके, तो उसको उठाना आसान है या फिर उठाने की कोशिश ही करते रहो वो आसान है? उठाना आसान है। भाई पेन लो और उठा लो। और आप हाथ लटकाओ, हाँ उठाओ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये हाथ मेरा, तो वो फिर बेंड हो जाएगा शरीर आपका। तो आदरणीय पंडित जी ने यही चीज बताई थी कि किसी भी काम को अगर हम ठान ले तो उसको करना आसान है, लेकिन अगर हम ये सोचेंगे ना कैसे करूं क्या है। मान लो हमारी अपलाइन ने एक चीज बोली, अभी
कि नोएडा में अभी हमारे आदरणीय अभिषेक छाबड़ा सर का प्रोग्राम है, जो पहली बार ग्रेटर नोएडा में आ रहे हैं, और एक ऐसी शख्सियत आ रहे हैं कि जो खुद कई कंपनियों के मालिक हैं। अच्छा, अपलाइन ने बोल दिया प्रोग्राम में आना है, तो या तो हम ये बोले ठीक है सर आ जाएंगे, ये आसान है। फिर अपलाइन से पूछे क्यों आए जी, वहां तो टिकट लगेगी जी, अभी तो गए थे जी प्रोग्राम में। तो हमें किसी भी काम को करना आसान है अगर हमें करना है तो, लेकिन अगर हम कोशिश या फिर उसमें तर्क वितर्क करेंगे तो वो चीजें मुश्किल होती चली जाएंगी। तो योर 10% में एक चीज और समझ में आई कि हम यहाँ 10% भी नहीं है। मैं तो अपने आप को ये देखती हूँ कि हम 10% भी नहीं है। यहाँ सिस्टम, अपलाइन, कंपनी, विचार, काम, वो सब 90% है, और हम जो काम कर रहे हैं वो शायद 10% भी नहीं है। तो विष्णु भाई, आपसे कुछ सीनियर साथी, उनसे तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, और सर ने अभी कुछ टाइम पहले बताया भी था कि वो योर 10% जरूर सुने। तो जो साथी सुन सकते हैं उन्हें सुने, क्योंकि हम मर्जी के मालिक हैं, प्रेशर किसी पे कुछ नहीं है। और हम सौभाग्यशाली हैं, हम एक ऐसे अभियान से जुड़े हैं, ऐसे सिस्टम से जुड़े हैं, हो सकता है दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम ना हो। तो अपने आप को सब शाबाशी दें, और सब अपने आप पे प्राउड फील करें कि हम आरसीएम के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं आगे की कार्रवाई के लिए बुला लेती हूँ। जो कह सकते हैं कि भाई कई बार हम सोचते हैं हमने ये कर दिया, और मैं ये मानती हूँ हम यहाँ 10% है, 90% रोल हमारी अपलाइन का है। अच्छा, अपलाइन वो चीज दिशा निर्देश देती ही नहीं। अगर आपको कोई रास्ता ही ना दिखाए तो आप चल कैसे पाओगे? आप ये बोलो मैं तो 1000 किलोमीटर चल लिया, आप तो चल लिए, लेकिन आपको वो रास्ता ही ना बताया जाता तो। कई बार हम सोचते हैं हमने सारा काम किया है, लेकिन हो सकता है आपकी अपलाइन ने ही आपकी प्लानिंग ना बनाई होती तो। तो यहाँ अपलाइन 90% है और हम 10% भी नहीं है। मेरी नजर में तो मैं 10% भी नहीं हूँ। और अभी आदरणीय टीसी सर का सेशन चल रहा था, तो सर की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, और उन्होंने बताया कि अगर हमने कोई चीज ठान ली है ना, तो भूत की तरह पीछे लग जाओ, क्योंकि भूत हो जो होता है वो वही मंडराता रहता है, वो कहीं नहीं जाता, उसका जो फोकस होता है ना वो एक ही जगह होता है। और फिर सर ने पूछा भी था, सबसे अभ्यास कराया था कि भी भूत की तरह पीछे लगना क्या होता है। तो मैं आदरणीय लक्ष्मण सर जी को इनवाइट करना चाहूंगी, हम सबकी ग्रेट अपलाइन, और हमें एक सही दिशा निर्देश देने वाले, क्योंकि अगर कोई रास्ता ही ना दिखाए तो हम शायद नहीं चल सकते। और हमारी अपलाइन ऐसी है कि जो उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, लेकिन कुछ साथी ये सोचते हैं कि चलना भी सिखा दिया हमें, हमें चलना भी आ गया, लेकिन फिर भी हम अपलाइन के कंधों पे ही बैठे रहे। अब विष्णु भाई, कई बार हमारे बच्चे जब होते हैं छोटे, 2-3 साल के, तो उनको हम उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, लेकिन अच्छा वो 10 साल का हो जाए, या कई बार होता है ना कि 7-8 साल का बच्चा चले, तो कभी कभी कहता है ना मुझे तो गोदी में ले लो। तो हमें क्या लगता है इतना बड़ा हो रहा है अभी भी गोदी चाहिए से, मतलब बड़ा हो गया, इतना वजन हो गया, अब तू कंधे पे बैठेगा या गोद में आएगा तो दुख जाएंगे हमारे हाथ भी। तो भाई चलना सिखा दिया है तो चलना तो हमें खुद ही को है, क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं है कि वो चीज हम तक रुक जाएगी। अगर हम ही 1-2 साल तक अपलाइन के कंधों पे बैठे रहेंगे, और हमारी टीम भी फिर और अपनी टीम को भी बिठा देंगे अपलाइन के कंधों पे ही, कि जी हम भी बैठेंगे एक कंधे पे और दूसरे कंधे पे अपनी टीम को बिठाएंगे, और तो फिर अपलाइन तो हमारी दब जाएगी, वो फिर चल नहीं पाएगी, वो हमें रास्ता भी नहीं दिखा पाएगी, क्योंकि हमें मंजिल तक पहुंचने के लिए, लंबी दूरी तय करने के लिए अपनी अपलाइन को आगे आगे चलाना है, और उसके बताए गए रास्ते पे हमें पीछे पीछे चलना है। लेकिन चल वो तभी पाएगी जब हम उसको बिल्कुल हल्का छोड़ेंगे, कि बस आप आगे आगे चलिए और हम और हमारी टीम आपके बताए गए रास्ते पे, जो ये सिस्टम बताया गया है, क्योंकि अपलाइन भी सिस्टम से ही चल रही है। हम ये ना सोचें कि भी हमारे भी सब काम अपलाइन करें और हमारी टीम के भी सभी काम अपलाइन करें। कुछ लोग तो सीधे अपलाइन से ही फोन करके पूछते हैं, विष्णु भाई कई बार पूछते हैं, दीदी तुम्हारी हो गई उनसे बात, दीदी आपने कर दिया उनको इनवाइट,
दीदी आपने मीटिंग के लिए कॉल कर दिया उनको? हाँ जी, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि वो शायद उन्हें अपनी टीम माने या ना माने, लेकिन हम मानते हैं तो हम करेंगे। लेकिन सभी साथियों से ये अनुरोध करूँगी कि जितने भी साथी आते जा रहे हैं, जो नया साथी भी है ना, वो ये ना सोचे कि भी मैं तो नया हूँ, मैं कुछ नहीं सीख सकता। अगर आप यहाँ चाहे आप 1 महीने में वो लीडर बन सकते हैं कि आप अपनी अपलाइन से बोल सकते हैं कि जी, मैं फील्ड में उतरने के लिए तैयार हूँ, आप बस साथ चलो। तो हमें यहाँ अपलाइन को फ़ॉलो करना है और अपलाइन के बताए गए रास्ते पे चलना है। तो मैं आदरणीय सर को बुलाऊँगी। सर जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जी सर जी, ओवर टू यू। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और वो आप बात मेरी तरफ ही ला रहे थे कि जी भूत कैसा होता है, तो हो सकता है मेरे रूप में आपको भूत भी दिखता हो कि वे ऐसा ही होता है ये भूत, ये जहाँ जिंदा वो मंडराता रहेगा। दो हाथ पैरों वाले ही होते हैं वो, ऐसा नहीं है कि उनका कोई अलग से रूप होता है। वो मेरे जैसा भी हो सकता है, आप जैसा भी हो सकता है। क्योंकि भूत का मतलब है कि अगर हम किसी चीज को ठान लें तो उसे करने के लिए सब कुछ वो वहां झोंक देते हैं, इसी को भूत कहते हैं सर और जी, कुछ भूत नहीं है। के तो उल्टे हाथ पैर नहीं। हाँ बिल्कुल, रामरती बहन जी ने बहुत अच्छा बताया कि उसके उल्टे हाथ पैर होते हैं, वो पीछे को चलता है। मैंने देखा नहीं है पर मैं अपने आप को भूत मानता हूँ आरसीएम का, और मेरे सीधे हाथ पैर, मैं सही दिशा में चलने की कोशिश करता हूँ। आप सब भी इस बिजनेस में एक शब्द बताया जाता है, और इस बिजनेस के अंदर क्या पूरी दुनिया के अंदर उस शब्द का जितना यूज होता है ना, उससे ज्यादा उसका मिसयूज होता है। यूज से ज्यादा मिसयूज होता है। जैसे ही कोई इंसान हमारे बिजनेस में ज्वाइन करता है तो उसको हम ज्वाइन होते कहते हैं बहुत बढ़िया लीडर मिला है। लीडरशिप वो शब्द ऐसा है कि हम किसी भी साथी को सिस्टम में लाते ही ये कहने लगते हैं कि सर हमारा ना एक लीडर ज्वाइन हुआ है। अच्छी बात है, आपकी पहल बढ़िया है। आप अच्छा उन्हें प्रमोट कर रहे हो, लेकिन लीडर आदमी कब बनता है? आपके यहाँ पर कोई एमएलए होगा, कोई पार्षद होगा, कोई ना कोई जरूर ऐसा होगा मंत्री जिसको हम लीडर कहते हैं, नेता कहते हैं। हिंदी में नेता कहते हैं, इंग्लिश में हम उसे भी लीडर कहते हैं कि जी ये बीजेपी का वो लीडर है। अच्छा, लीडर को काम बताए जाते हैं या लीडर खुद काम करता है? लीडर का मकसद होता है कि हर चीज को वो खुद पेपर प्लानिंग करे, लोगों को बताए मैं रैली करने आ रहा हूं, आप वहां की तैयारी कीजिए, आज वहां रैली करेंगे। तो ये बिजनेस भी लीडरशिप से चलता है। अगर आप इसमें लीडरशिप में नहीं आ रहे, आप सिर्फ फॉलोअर बन रहे हैं, तो हो सकता है कुछ दिन बाद आपको लोग भूलना शुरू कर दें। क्योंकि भीड़ में जितने भी लोग नीचे ताली बजाते हैं, वो एक लीडर के लिए ताली बजाते हैं। अच्छा, वो लीडर स्टेज पर से उतर के और उसे मौका मिले सिर्फ भीड़ में बैठने का, तो कितने दिन उसके लिए ताली बजेंगी? थोड़ा सा समझने का विषय है। क्योंकि ताली तो उसी के लिए बजेंगी जो स्टेज पे होता है, जो सबसे आगे होता है। अगर आप चाहते हैं अपने लिए कि मुझे लीडरशिप में आना चाहिए या मैं लीडर बन के काम करूं, तो थोड़ी जिम्मेदारियों को उठाना सीखिए। जिम्मेदारी हर घर की है, बिजनेस की है, बाहर की है, यानी कि जिम्मेदार पर्सन को ही हमेशा एक मजबूत इंसान माना जाता है और उसी को काम ज्यादा बताया भी जाएगा। ये भी आप जानते हैं। आपके घर में दो बच्चे हैं, एक बढ़िया काम करता है, एक थोड़ा निकम्मा टाइप है, आलसी है। अच्छा, काम आलसी को बताते हैं या काम करने वाले को? ये भी लॉजिक समझने वाला है। आलसी को तो कह दे ये तो करता ही नहीं है, छोड़ो इसे, तो इसे कह दी सिलेंडर आज भरवाना है तो हो सकता है 3 दिन बाद सिलेंडर भरवा के लाए। पर जो काम करता है, जो अभी थोड़ी देर पहले खेत में से ज्वार लेके आया है, उससे कहेंगे भैया सिलेंडर और भरवा ला जाके, तो वो क्या कहेगा, मैं अभी तो आया हूं, इसे क्यों नहीं जगा लेते तुम जो एक खाट में सो रहा है? फिर माँ बड़े प्यार से कहती है, यू तो ऐसो ये तू ही चलो जा भैया, तू ही भरवा ला, ये तो कहीं ना जाए, या के बिना तो हमारी रोटी ना बनी।
अगर इसके भरोसे छोड़ दिया। यही हमारा सबका कथन होता है और शब्द होते हैं। इसका मतलब माँ बाप को घर में, समाज में उस इंसान को ज्यादा पूछा जाता है जो आगे आकर के जिम्मेदारी लेने की कोशिश करता है। सब जगह उसी की पूछ होगी, और जो जिम्मेदारी नहीं लेता तो फिर उसको लोग निठल्ला, निकम्मा, आलसी कहना शुरू कर देते हैं। पुराने टाइम की बात मैं बताऊं तो पुराने टाइम में बड़े बूढ़े हुक्का पीते थे, आज नए बच्चे पीते हैं। ट्रेंड बदल गया है। पहले बड़े बूढ़े पीते थे, आज नए बच्चों के यहाँ आपको हुक्का मिलेगा। तो जब बड़े बूढ़े हुक्का पीते थे तो चिलम भरने का बड़ा ट्रेंड था। चिलम भरने के लिए उस बच्चे को भेजा जाता जिसकी शादी करानी है, नया बालक है, तो भाग के चिलम देता था। बाबा मैं भरूं चिलम, बाबा मैं चिलम भरूं। अब जब वो जितनी ज्यादा चिलम भरता था अपने बड़े बूढ़े की, तो वो बड़े बूढ़ों की नजर में आ जाता और कहते ये बालक किसका हो जी? ये जी ये उसका बच्चा है। अच्छा तो फिर कोई ब्याह शादी को चल रहा हो क्या? अब उसके मन में भी लड्डू फूट रहे हैं। ब्याह शादी की बात तो उसे चाहिए, इसीलिए तो सबसे आगे है वो बार बार चिलम लेके बाबा मैं भर दूं। तो ऐसे ही बड़े बूढ़ों की नजर में वो बच्चा आ जाता था पहले, और उसके ब्याह शादी की तैयारियां हो जाती थी। क्योंकि जब कोई और कहीं से हमारा रिश्तेदार आवे हो तो रिश्तेदार से क्या कहे, ये बालक बहुत बढ़िया है जी, रोज चिलम भरे, बहुत बढ़िया काम करता है, ये बहुत बढ़िया बच्चा है। और वो रिश्तेदार भी देख रहा है, क्योंकि पहले तो रिश्तेदार भी 3 दिन रुकते थे, और तीनों दिन सुबह शाम वही बच्चा चिलम भरे हो, तो तुरंत एक बात पता लग जाती थी, यू बालक जिम्मेदार है, या को ब्याह करो जी, हमारे पास एक छोरी है जी, या हमें दे दो और आप यहाँ ले लो। मैंने आपको देसी तरीके से बताने की कोशिश करी है, और ये फैक्ट था। पहले हम भी इस दिशा में थे, पर हमारा नंबर चिलम से ना आया, हमारा दूसरे तरीका से ही आया। आप भी जब आगे बढ़ करके ऐसी जिम्मेदारियां उठाएंगे तो अपलाइन की नजर में, अपलाइन वो बड़े बूढ़े हैं जो आपको चेक कर रहे हैं, आप वो बच्चे हैं जो चिलम भर रहे हैं। अब आप देख लो कि आपकी शादी कब करानी है, आपकी रॉयल्टी से शादी कब होगी। आप आगे बढ़ करके वो चिलम वाला स्टेप उठाइए, और मैं गारंटी देता हूं कि उस अपलाइन की नजर में यही हो जाएगा, यू ही बालक है जी, यही को देखो छोरी है। तो मेरी बात से आप शायद सब सहमत भी होंगे और समझ भी गए होंगे, क्योंकि हम सभी यहाँ ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो सबको ये भी पता होगा कि मैंने जो बातें कही हैं ये फैक्ट थी। तो आप अपनी रॉयल्टी के लिए जिस दुल्हन को ढूंढ रहे हैं उसके लिए आगे बढ़ के चिलम भरना सीखिए हुक्का की, और मैं गारंटी देता हूं कि आपकी रॉयल्टी से शादी हो जाएगी। और आज 20 तारीख है, हमें क्लोजिंग करनी है, क्योंकि हमारे 4 दिन इस सिस्टम के बहुत महत्व होते हैं। 1 तारीख, 10 तारीख, 20 तारीख और हमारा लास्ट डे 30 तारीख, ये हमारे क्लोजिंग के दिन हैं। हमें आज अपनी क्लोजिंग को बेहतर तरीके से करना है, क्योंकि क्लोजिंग का मतलब है अपने बिजनेस को समेटना। पिछला जिन लोगों का रीपरचेज नहीं हुआ है, जो कंसिस्टेंसी में है, कुछ साथी तो 28-30 तारीख को ही अपनी कंसिस्टेंसी को कंप्लीट करते हैं, लेकिन हमें अपनी कंसिस्टेंसी को आज कंप्लीट करने की जरूरत है, जिससे कि हमें पता चलेगा कि हमारा बिजनेस कितना पीछे रह रहा है। उसके लिए आपको थोड़ी देर में पीडीएफ मिल जाएगा, क्योंकि आजकल पीडीएफ थोड़ा शेयर करने में दिक्कत आ रही है, वो हो नहीं पा रहा है डाउनलोड। लेकिन अगर वो डाउनलोड होता है तो बहुत जल्दी मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। और आप जो भी रॉयल्टी अचीवर हैं, जिनके पास ये अथॉरिटी है कि हम पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, तो अपनी अपनी टीम को जरूर शेयर करें, जिससे कि उन्हें पता चले किस किस साथी का अभी परचेज वॉल्यूम नहीं सिस्टम पे आया है, वो उन्होंने अभी खरीदारी नहीं करी है। क्योंकि हम यहाँ बिजनेस करने आए हैं, और बिजनेस का एक ही मकसद है कि हमारा पीवी जनरेट होना चाहिए सिस्टम के ऊपर। अगर हमारे परचेज वॉल्यूम नहीं चढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, तो फिर हमारी जो दिशा है वो हमें चेक करने की जरूरत है कि कहीं हम टाई लगा के ही तो नहीं घूम रहे, रोज जेआरसीएम करते घूम रहे और पीवी कुछ भी नहीं चढ़ रहा है।
तो उसके लिए आपको चेक करें कि क्या आप रोजाना परचेज वॉल्यूम सिस्टम पे अपलोड अपडेट कराते हैं। किसी एक साथी को भी सिस्टम में ला करके उसकी तैयारी ये करते हैं, सर पिछले महीने आपका इतना हुआ था, अभी तक इतना हुआ है। तो जो रीपरचेज है वो हमें कराने की जरूरत है। उसके लिए पीडीएफ एक माध्यम है, नए साथियों के पास तो अभी वो मिल जाएगा। दूसरा, हमें जो 25 तारीख का सेमिनार है उसकी तैयारी तो हम करेंगे ही। अभी हमारे पास 2-3 सेमिनार और बीच में आए हैं, जिसमें 23 तारीख का सेमिनार अभी है, एक मथुरा के अंदर है, मैंने दिनेश जी को भेजा था। मथुरा वाले लोगों के लिए उधर बिठाने की तैयारी करें, क्योंकि जिनका बिजनेस मथुरा के अंदर, होडल के अंदर है, महावीर सारंग जी आ रहे हैं और कमाल की पर्सनैलिटी हैं, मतलब एक गजब सेमिनार रहता है उनका। जब आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। राजाराम सहारन जी के छोटे भाई महावीर सारंग जी, और दोनों ही भाई कोर लीडर्स हैं। तो आप उस सेमिनार को जरूर अटेंड करें। 25 तारीख का सेमिनार हमारा ग्रेटर नोएडा के अंदर है, और 24 तारीख को शनिवार को बल्लभगढ़ के अंदर सुनील सर आ रहे हैं। आप अपने साथियों को 24 तारीख को वहां पर जरूर बिठाएं, क्योंकि सर ने ये डेट पहले ही अनाउंस कर दी थी। फिर 24 तारीख शनिवार को बल्लभगढ़ में एक धांसू प्रोग्राम रहने वाला है, उसकी तैयारी बल्लभगढ़ के आसपास वाले साथी जरूर करें, वहां पहुंचें। ऐसा ना हो कि हमारी टीम से लोग ना पहुंचे, क्योंकि सर ने हमसे ही बात करके वो डेट डिसाइड करी थी कि कहाँ करना है वो। तो ये जितने भी साथी यहाँ के हैं, ये 24 को, क्योंकि वो एक DTW है, ऐसा वहाँ सेमिनार वाला सिस्टम नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने नए पुराने साथियों को ला सकते हैं, जिससे हम वहाँ सीखने की तैयारी कर सकें। और 25 तारीख के सेमिनार की तैयारी आप नए लोगों के साथ जरूर करें, क्योंकि नए लोग हमारे इस बिजनेस की जान और शान होते हैं। वो हमारा एक नया ब्लड होता है। ये दो मुझे बताने थे। अभी भरतपुर के अंदर भी शायद है, मैंने दिनेश जी को भेजा था कल। मैं आपको जरा वो थोड़ा रिफाइन कर देता हूँ। मैंने क्लियर किया था, भरतपुर में है आशीष सर का 25 तारीख को। अगर किसी की टीम भरतपुर की तरफ है तो 25 तारीख को वहां बिठा सकते हैं। और मथुरा में तो 3 तारीख को है वो सेमिनार, तो 25 तारीख को ये बिल्कुल। तो ये तैयारी हमें करनी है, अपने लोगों को उधर बिठाना है। यहाँ हमें तो जो भी साथी जिस एरिया में काम कर रहे हैं, उस एरिया में सेमिनारों का जरूर विशेष ध्यान रखें कि हम नए साथियों को सिस्टम से जोड़ सकें। तो थैंक यू पूनम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई साथी सीनियर हैं? कविता जी आप आ सकते हैं क्या, अगर कंफर्टेबल हैं? आप खाना बना रहे हैं शायद, तो मुझे लग रहा है कि बच्चों की जाने की तैयारी होगी, तो रसोई में है। दीदी आप ही करोगे कि बच्चे रेडी हो रहे हैं, सर भी ड्यूटी जा रही। हाँ, वो मैं समझ रहा हूँ जी। जी सर, और किसी साथी बहुत धन्यवाद। कोई साथी हैंड रेज करके कुछ पूछना चाहे? विष्णु भाई आप करिए मीटिंग को फाइन। समापन आप करें तो अच्छा रहेगा। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने बहुत अच्छा बताया और हम सब साथी इसी चीज को लेके फॉलो करेंगे। दूसरा, आज जैसे सर ने बताया था कि आज क्लोजिंग करनी है, तो जो जट्टारी टप्पल के जितने भी साथी हैं वो हामद पर पिकअप सेंटर पे आके अपनी क्लोजिंग करेंगे। और मैं भी 10:30 बजे जाके जितना मेरा परचेज बचा हुआ है वो मैं अपना कंप्लीट करूंगा। और अभी थोड़ा समय, दीदी कितना समय है इसमें अभी?